नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्क्वायर रूट एकेडमी में। तो अपनी पिछली क्लास का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने रो रिड्यूस मैट्रिक्स पढ़ी थी और आई थिंक रो रिड्यूस मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन पता होगी। नहीं पता है तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के दौरान बता दूंगा। और एक रिजल्ट भी पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट होगी उसके करस्पॉन्डिंग रो रिड्यूस मैट्रिक्स के। मीन्स एवरी m क्रॉस n मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू इट्स रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। ओके, तो ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। और फिर मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि इससे थोड़ा एक एडवांस डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं जो कि नथिंग बट रो रिड्यूस्ड एक्लॉन मैट्रिक्स। तो आज हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे और ये डेफिनेशन दोनों डेफिनेशन सेम है। तो देखेंगे कि ये डेफिनेशन कैसे इसके करस्पॉन्डिंग सेम है। जो ये डेफिनेशन बात बोल रही है वही यही डेफिनेशन बात बोल रही है, ये चीज़ भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जो है रो रिड्यूस्ड एक्लॉन मैट्रिक्स कब बोली जाएगी। और फील्ड में मान के चला हूँ कि कोई भी फील्ड हमारे पास सपोज एफ है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रीड द डेफिनेशन, प्लीज लिसन केयरफुली। सो एन m क्रॉस n मैट्रिक्स इज m क्रॉस मैट्रिक्स, उसको थोड़ी देर के लिए R बोल रहा हूँ, इज कॉल्ड अ रो रिड्यूस्ड, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म रो रिड्यूस्ड एक्लॉन मैट्रिक्स इफ फर्स्ट कंडीशन इट शुड बी R शुड बी रो रिड्यूस्ड। मतलब पहली कंडीशन ये है कि जिस मैट्रिक्स को आप रो रिड्यूस्ड एक्लॉन मैट्रिक्स बोलना चाह रहे हो वो मैट्रिक्स सबसे पहले नंबर में रो रिड्यूस्ड होनी चाहिए। अब रो रिड्यूस क्या थी मैं बता देता हूँ एक बार। रो रिड्यूस किसी भी मैट्रिक्स को आप तब बोल रहे थे कि जब उस मैट्रिक्स की किसी भी रो में आप जाओ और जो सबसे पहला लीडिंग नॉन जीरो एंट्री वो मिले वो 1 होना चाहिए, और फिर जिस कॉलम में वो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री 1 मिली है आपको उस कॉलम में फिर उस एंट्री 1 को छोड़कर उसके ऊपर और उसके नीचे मतलब सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ये हमारी डेफिनेशन थी रो रिड्यूस की। तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। फिर दूसरी बात क्या बोल रहा है कि एवरी रो ऑफ R विच हैज़ ऑल इट्स एंट्रीज 0 अकर बिलो रो विच हैज़ नॉन जीरो एंट्री। मीन्स वो सारी रोज़ जो 0 रो हैं वो हमेशा नीचे लाई करेंगी और जो नॉन जीरो रोज़ हैं वो हमेशा 0 रोज से ऊपर लाई करेंगी। ये दूसरी डेफिनेशन बोल रही है, ठीक है। सो दूसरी डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। और थर्ड डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इसको भी आप ध्यान से सुनो। इफ़ रोज 1 to R, जो भी रोज़ हैं 1 to R, सपोज यहीं 1 to R जो रोज़ हैं वो हमारी नॉन जीरो रोज़ हैं, नॉन जीरो रोज़ ऑफ R, एंड इफ़ द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री ऑफ रो I occurs in the column I is equal to 1 to R, then K1 should be less than K2 and in that way it is less than KR, K1 K2 KR। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, हो सकता है किसी को ये पॉइंट ना समझ में आया हो, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये पॉइंट ये बता रहा है कि किसी भी रो में आप जाओ तो जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री आपको मिली, तो सपोज पहली रो में आप गए और पहली रो की लीडिंग नॉन जीरो एंट्री दूसरे कॉलम में मिली, तो फिर जब आप दूसरी रो में जाओगे ना तो उसका जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री मिलना चाहिए वो दूसरे कॉलम से अगले कॉलम में तीसरे पर मिलनी चाहिए या चौथे पर मिलनी चाहिए, उससे पहले वाले पर नहीं मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो पहली लीडिंग नॉन जीरो एंट्री पहली रो में आपको यहाँ पर मिल गई तो आपको K1 की वैल्यू 2 मिलेगी। इसी तरीके से आप दूसरी रो में जब जाओगे तो यहाँ पर देखो दूसरी रो में ये एंट्री किस कॉलम में, K2 की वैल्यू कौन से है, 4th कॉलम, तो 4 मिलेगी। तो आप देख रहे हो K1 इज लेस देन K2। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप जाओगे तो K3 की वैल्यू लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इस 3rd रो की ये है और ये किस कॉलम के करस्पॉन्डिंग है, 5th, तो इसके 5th और 6, सो K3 की वैल्यू 6 होगी। तो आप देख सकते हो K1 इज लेस देन K2 इज लेस देन K3, ये चीज़ बोल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि रो रिड्यूस एक्लॉन मैट्रिक्स क्या है। सबसे पहली डेफिनेशन तो ये पहला पॉइंट ये है कि वो रो रिड्यूस होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर बोल रहा है कि जो 0 रोज़ हैं वो सबसे नीचे लाई करेंगी और जो नॉन जीरो रोज़ हैं वो ऊपर लाई करेंगी 0 रोज से। एंड थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि आप किसी भी रो में जाओ आपको जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री मिलेगी, सपोज पहली रो में गए तो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री 1 मिल गई आपको, तो वो सपोज K1 कॉलम में मिल रही है। इसी तरीके से आप दूसरी रो में गए और लीडिंग नॉन जीरो एंट्री आपको 1 मिल गई और वो करस्पॉन्डिंग टू
K2 कॉलम में मिल रही है, तो उस सिचुएशन में K1 लेस देन K2 होना चाहिए, ये चीज़ बता रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहली रो में आओ तो K1 की वैल्यू ये दूसरे कॉलम में पहली लीडिंग नॉन जीरो एंट्री आपको मिल रही है। इसी तरीके से आप दूसरे रो में आओ तो जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री है किस कॉलम के करस्पॉन्डिंग मिल रही है, फोर्थ, तो K2 की वैल्यू क्या होगी फोर्थ, K1 की वैल्यू क्या होगी 2, तो आप देख सकते हो K1 इज लेस देन K2। अब इसके बात आती है एग्जाम्पल्स पर कि रो रिड्यूस्ड एक्लॉन मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। तो कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर की वो पक्का रो रिड्यूस्ड एक्लॉन मैट्रिक्स होती है, जो कि इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद कोई भी जीरो मैट्रिक्स ले लो, क्योंकि ये डेफिनेशन फिर से बोल रही है कि अगर नॉन जीरो रोज है तो उसके लिए ये जीरो के लिए हमें बॉदर ही नहीं करना। अगर कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है तो वो भी रो रिड्यूस मैट्रिक्स होगी, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड एंट्री है क्या बोल रहा है कि अगर कोई जीरो रो है तो वो नीचे लाई करेगी। अगर सारी रोज जीरो है तब तो कोई बात ही नहीं, तो फिर जीरो मैट्रिक्स भी क्या होगी आपकी रो रिड्यूस्ड एक्लॉन मैट्रिक्स होगी। उसके बाद ये तो हमारे ट्रिवियल एग्जांपल्स हो गए, ये देखो आप कि एक नॉन ट्रिवियल एग्जाम्पल है जो कि ना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना ही जो जीरो मैट्रिक्स है, इवन दो इट इज अ रो रिड्यूस्ड एक्लॉन मैट्रिक्स एंड इट विल सेटिस्फाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रो रिड्यूस्ड एक्लॉन मैट्रिक्स। हाउ वी विल सी। पहला क्या बोल रहा है कि ए इज रो रिड्यूस्ड। रो रिड्यूस का मतलब क्या है, हम किसी भी रो में आए जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री मिली वो 1 होनी चाहिए। तो पहली रो में आए लीडिंग नॉन जीरो एंट्री क्या मिली 1, तो फिर उस कॉलम में बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए 0, तो बाकी सारी एंट्रीज 0 है। ठीक है, फिर हम दूसरी रो में गए जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री हमें मिलना चाहिए 1, और उस कॉलम में फिर बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए 0, तो सारी एंट्रीज 0 हैं। तीसरी रो में अगर हम गए तो फिर से हमें लीडिंग नॉन जीरो एंट्री क्या मिली 1, और उसके ऊपर और नीचे बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं 0, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कि ए जो है रो रिड्यूस है। दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है कि एवरी नॉन जीरो रो जो है वो लाई करेगी अबव द जीरो रोज, मतलब जो जीरो रोज हैं वो सारी नीचे होंगी और नॉन जीरो रोज सारी ऊपर होंगी। तो आप देख सकते हो कि कोई भी जीरो रो किसी नॉन जीरो रो के ऊपर नहीं है, तो सारी जीरो रोज आप देख सकते हो नीचे ही लाई कर रही हैं। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। तीसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री आप ले रहे हो, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ पर, तो किस कॉलम के करस्पॉन्डिंग मिला। तो सपोज यहाँ पर i इज इक्वल टू 1, मतलब पहली रो में गए तो जो के आई है के आई का मतलब वो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री किस कॉलम में मिला। तो रो तो 1 थी लेकिन किस कॉलम में था, तो K1 की वैल्यू क्या आपको मिली 2, क्योंकि दूसरे कॉलम में मिला। इसी तरीके से आप दूसरी रो में गए तो जब i की वैल्यू 2 है तो K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K2 की वैल्यू किस कॉलम के करस्पॉन्डिंग वो एंट्री मिल रही है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे कॉलम में मिल रही है, तो K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप थर्ड रो में जाते हो तो i की वैल्यू 3 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन K3 की वैल्यू क्या होगी, K3 की वैल्यू क्या होगी कि वो किस कॉलम में मिल रहा है वो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, सो K3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 मिल जाएगी। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये क्या बोल रहा है K1 लेस देन K2 लेस देन सिमिलरली KR। ठीक है, तो आप देख सकते हो 2 इज लेस देन 4 इज लेस देन 6, तो यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो कि K1 इज लेस देन K2 इज लेस देन K3। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। तो यहाँ से पता चला कि ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर ये जो एग्जांपल हुआ ये एक नॉन ट्रिवियल एग्जांपल हुआ किसके लिए, रो रिड्यूस एक्लॉन मैट्रिक्स के लिए। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बात क्या आती है कि ये जो डेफिनीशन लिखी है ये डेफिनीशन यही डेफिनीशन है। अब कैसे कह सकते हैं, इस डेफिनीशन को बस इतना करा गया है कि इस डेफिनीशन को सिंबॉलिक फॉर्म में, या फिर वी आर मैथमेटिशियन इट इज़ रिटन इन द मैथमेटिकल फॉर्म। तो हमें ये डेफिनीशन भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि क्या ये डेफिनीशन यही बात बोल रही है कि नहीं बोल रही है। ठीक है, तो हमें ये देखना है, बुक में तो यही लिखा है कि ये डेफिनीशन इसके सेम है, बट आई वॉन्ट टू वेरीफाई इज दिस सेम एज दिस डेफिनीशन और नॉट। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या आपसे बोलता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आप देखें कि क्या ये डेफिनीशन इस डेफिनीशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, जो बात ये डेफिनीशन बोल रही है वही बात ये बोल रही है कि नहीं बोल रही। तो इसको आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद एनालिसिस करके देखो कि क्या ये मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इस डेफिनीशन के हेल्प से भी
रो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म बन रही है कि नहीं। अगर बन जाती है तो इसका मतलब ये डेफिनेशन भी सेम ही है। और मैं बता रहा हूँ ये डेफिनेशन दोनों सेम है क्योंकि ये बस इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। तो हमें ये पढ़ना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये तो कोई भी समझ सकता है जिसको इंग्लिश आ रही होगी, क्योंकि ये तो इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये कोई भी समझ सकता है। पर क्या ये लैंग्वेज जो है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज हर कोई नहीं समझ सकता। इसे केवल और केवल मैथमेटिशियन नहीं समझ सकते, या जिसे अच्छी नॉलेज है मैथमेटिक्स की वो समझ सकता है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करें और वेट करें, एनालिसिस करें, उसके बाद फिर वीडियो पर वापस आए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सो मैं दिखाऊंगा आपको कि ये दोनों डेफिनेशन सेम है। कैसे सेम है, इस एग्जांपल की हेल्प से मैं बताऊंगा कि जो मैट्रिक्स ये इसके हिसाब से रो रिड्यूस एक्लॉन मैट्रिक्स आई, इसी मैट्रिक्स को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी मैं बताऊंगा कि ये रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म है। ठीक है, ये ऑलरेडी रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म है, तो हम बस इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि इस डेफिनेशन को एज अ टेस्टर यूज़ करेंगे, इसकी हेल्प से इसको टेस्ट करेंगे कि क्या ये रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये बता रहा है कि आइदर एवरी एंट्री इन आर इज जीरो, मतलब आर जो मैट्रिक्स आप ले रहे हो अगर उसकी हर एंट्री जीरो है तब तो कोई बात नहीं, तब तो हम कहाँ पर आ गए, ट्रिवियल केस पर, जीरो मैट्रिक्स, तो वो ऑलरेडी रो रिड्यूस होती है। फिर बात आ रहा है कि अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी, तो उसमें कुछ रोज नॉन जीरो होंगी, कुछ रोज जीरो होंगी। तो फिर बोल रहा है कि पक्का देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर r, there exists a positive integer r. Please think over this r. This r corresponds to number of non-zero rows in matrix r. Please think over this. How this r corresponds to number of non-zero rows in matrix r. तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि ये जो r है, ये r यहाँ पर ये बता रहा है कि number of non-zero rows r मैट्रिक्स में कितनी है, एंड आर लाई बिटवीन 1 to m, क्योंकि m ही रोज होंगी, क्योंकि m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम कितनी रोज हैं, m। तो नॉन जीरो रोज मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा m हो सकती हैं, और मिनिमम कितनी हो सकती हैं, 1, या कोई भी नहीं हो सकती। अगर कब, जब सारी एंट्रीज जीरो होंगी तो बात हो गई। अच्छा, एंड आर पॉजिटिव इंटीजर्स k1 k2 kr। अब ये आर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है कि अब देखो कितना अच्छा बात बोल रहा है कि अगर आर नॉन जीरो रोज मिली तो इसका मतलब क्या है, हर नॉन जीरो रो में कहीं ना कहीं आपको लीडिंग एलिमेंट मिलता जा रहा होगा। अगर इस केस की बात करें, ठीक है, तो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट आपको मिलेगा तो वो हर रो के करस्पॉन्डिंग किसी ना किसी कॉलम में भी तो मिलेगा ना, तो उन कॉलम को हम k1 k2 kr से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उतने ही पॉजिटिव इंटीजर्स k1 k2 kr मिलेंगे विद ईच ki। कितने मैक्सिमम कॉलम हो सकते हैं, n, इसीलिए ki की भी वैल्यू कहाँ से लाई करेगी, 1 to n। एंड उसके बाद ये तीन प्रॉपर्टी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। अब ये तीन प्रॉपर्टी मैं इस मैट्रिक्स पर अप्लाई करूंगा, और अगर मुझे ये मैट्रिक्स मिल जाती है इस टेस्टर के हिसाब से तो फिर ये दोनों डेफिनेशंस सेम है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। ओके, सो पहली चीज़, पहला ये क्या बोल रहा है कि आर आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई ग्रेटर देन आर। तो अगर इस केस की बात करें तो हमारे लिए आर क्या है, आर की वैल्यू जो है 3, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी मिली, 1 2 3। k1 की वैल्यू क्या है, k1 जो पहला लीडिंग नॉन जीरो एंट्री जो हमको मिला वो क्या मिला था, 2। k1 की वैल्यू है 2। इसी तरीके से k2 की वैल्यू कितनी मिली थी आपको, 4। दूसरी रो में अगर आप आते हो तो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री 1 है, लेकिन वो किस कॉलम के करस्पॉन्डिंग है, 4th कॉलम, तो k2 की वैल्यू 4। इसी तरीके से k3 की वैल्यू हमें मिली थी 6। ये इंफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास है। ठीक है, तो ये चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स बनती है कि नहीं बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि आर आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई ग्रेटर देन आर। आर की वैल्यू कितनी है, 3, मतलब आई ग्रेटर देन 3। तो आई की वैल्यू जब 3 से बड़ी होगी, यानी कि आई की वैल्यू 4 और आई की वैल्यू जब 5 होगी, क्योंकि मैक्सिमम कितनी है, 5 रोज है, तो आई की वैल्यू जब 4 और 5 होगी तो आर आई जे मतलब 4th और 5th रो का हर एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। जे कुछ भी हो, जे पर ये चीज़ डिपेंड ही नहीं कर रही, तो यानी कि चौथी और पांचवी रो आपको 0 रो मिल गई, ये बता रहा है। एक बार फिर से बताता हूँ, आई ग्रेटर देन 3,
3 क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो इसका मतलब आई की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 4 हो सकती है या फिर 5 हो सकती है। तो बोल रहा है कि आर आई जे मतलब आई इस तरीके से आई 4j एंड आई 5j। अब जे आप रन कर दो 1 2 अप टू 8 तो आपको क्या पता चलेगा कि फोर्थ और फिफ्थ रो पूरी की पूरी क्या रो है, जीरो रो है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फिफ्थ रो जीरो मिल गई और फोर्थ रो भी, ये फोर्थ और फिफ्थ रो हमें जीरो मिल गई। यहां से पता चला पहली, यहां से यहां तक डेफिनेशन अगर हमने अप्लाई करा। अब इसके आगे क्या बोल रहा है, ये वाली डेफिनेशन, ये बोल रहा है कि आर आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ जे इज लेस देन के आई। ठीक है, तो सपोज थोड़ी देर के लिए जे इज लेस देन के वन के करस्पॉन्डिंग पहली रो की अगर मैं बात करूं तो के वन हमारा क्या है, 2 है। K1 की अगर मैं बात करूं तो K1 हमारा क्या है, 2 है। और सपोज मैं पहली रो बनाना चाह रहा हूं, I की वैल्यू 1 है, तो जब पहली रो में आऊंगा तो K1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो यानी कि J की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 1। J की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, 1। तो यानी कि R11 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। R11 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर भी देख लो 0 मिल रहा है आपको। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी देर के लिए अगली बार आते हैं कि इसकी वैल्यू क्या कर दें हम, K2। सपोज यहाँ पर K2 कर देता हूँ, J इज इक्वल टू K2 इज नथिंग बट 4। तो J की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है आपको, 1 मिल सकती है, 2 मिल सकती है, 3 मिल सकती है। जब K2 रखा तो J की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 1 2 3। और I इज इक्वल टू सपोज मैं दूसरी रो में आ गया, I इज इक्वल टू दूसरी, तो बोल रहा है कि कब कब एंट्री 0 होगी, J इज लेस देन के आई, मतलब J इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम अप टू थर्ड कॉलम, दूसरी रो की सारी एंट्रीज क्या होंगी, 0 होगी। इसका मतलब 0 0 0 इस तरीके से, करेक्ट। दूसरी रो I इज इक्वल टू 2 दूसरी रो में, और अप टू थर्ड 3 कॉलम तक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम तक, ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप K की वैल्यू K2 की वैल्यू यहाँ पर K3 करते हो सपोज थोड़ी देर के लिए, तो K3 क्या हो जाएगा, 6। K3 क्या मिल गया आपको, 6। तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 अप टू 5। J की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 अप टू 5। और I सपोज हम आ रहे हैं थर्ड रो में, अब थर्ड रो बनाना चाह रहे हैं, तो थर्ड रो में कहाँ तक की एंट्री 0 होंगी, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ तक हमें 0 रोज मिली हैं, 1 2 3। ठीक, अब ये थर्ड रो बनाना चाह रहे हैं, तो थर्ड रो में क्या मिला, J की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू 5 तक हमें मिला। तो यानी कि थर्ड रो में अप टू फिफ्थ कॉलम तक सारी एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी। तो आप देख सकते हो 0 0 0 0 0 यहाँ तक 1 2 3 4 5, राइट, अप टू फिफ्थ कॉलम तक 0 0 1 2 3 4 5, पाँचवें कॉलम तक क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं आता। अब उसके बाद ये डेफिनेशन हमने लगा दी, यहाँ तक अभी तक डेफिनेशन लगाई। ठीक है, पहली लाइन, तो पहली लाइन जब लगाई तो हमें ये मैट्रिक्स अभी वैसे मिल रही है, लेकिन अभी हमें पूरी मैट्रिक्स नहीं मिली है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को लगाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि आर आई के जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, आर आई के जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। डेल्टा आई जे आपको पता है कि आई इक्वल टू जे होगा तब इसकी वैल्यू 1, और आई इज नॉट इक्वल टू जे तब इसकी वैल्यू 0। ठीक है, डेल्टा आई जे का मतलब हमें पता है। तो हम सबसे पहले सपोज पहली रो की ही बात करते हैं, आई की वैल्यू 1 और K1, सपोज K1 करा। ठीक है, हमें पता है कि K1 की वैल्यू कितनी है, K1 की वैल्यू है 2, K2 की वैल्यू है 4 और K3 की वैल्यू है 6। तो K1 जब आपने करा RK1, तो RK1 का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा, देखो आई जे, ये चीज़ ध्यान रखना, आई जे। ठीक है, जो सफिक्स है वही आ रहा है डेल्टा आई जे, और आई की वैल्यू 1 to R, जे की वैल्यू भी 1 to R। तो सबसे पहले मैं आई की वैल्यू 1 ले रहा हूँ। ठीक है, और क्या रखा, K1 रखा, तो R1K K1, तो R1 K1 क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 1, और डेल्टा 1 1 मतलब I इक्वल टू जे है, तो इसकी वैल्यू कितनी, 1। बट RK1 की एक्चुअल वैल्यू है क्या, R1, और K1 कितना है, K1 कितना है, 2।
तो यानी कि R12 यानी जो R मैट्रिक्स है उसमें 1/2th पोजीशन पर, मतलब पहली रो और दूसरे कॉलम की वैल्यू कितनी होगी 1। तो देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग। अगर नहीं आ रहा है तो आगे अगली स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। फिर सपोज थोड़ी देर के लिए ऐसे यहाँ पर इस तरीके से R पहली रो रखी हमने, अब यहाँ पर आप कर दो RK2 कर दो। तो RK2 का मतलब क्या हो जाएगा Δ12, ये सफिक्स आएंगे IJ, तो 1 2 और Δ12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। Δ12 की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये है किसके इक्वल R1 रहेगा ऐसे, और K2 मतलब 1 4, यानी कि पहली रो में जो फोर्थ एंट्री होगी वो क्या होगी 0 होगी। तो देखो आप पहली रो में 1 2 3 फोर्थ एंट्री 0, क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है बी पॉइंट इस मैट्रिक्स में बोला ना कि पहला पॉइंट की रो रिड्यूस होना चाहिए, तो बी पॉइंट उसको रो रिड्यूस बना रहा है। बी पॉइंट क्या कर रहा है कि जहाँ पर भी आपको लीडिंग एंट्री मिल रही है उस वाले कॉलम में फिर उस एंट्री को छोड़ के उससे ऊपर और उससे नीचे सारी एंट्रीज को 0 बनाना है। तो वो 0 बनाने का काम ये वाला पॉइंट कर रहा है, अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो ये वाला पॉइंट। तो इसी तरीके से आप देखो यहाँ पर ये 0 मिल गया आपको। इसी तरीके से अगर अगली बार और जाए, फिर से हम सपोज थोड़ी देर के लिए यहाँ पर करते हैं हम, ये हमारा R था, RK3 करते हैं, पहली रो में ही है अभी, और K3, तो RK3 की वैल्यू क्या हो जाएगी Δ13 अकॉर्डिंग टू दिस Δ13, और Δ13 की वैल्यू फिर से क्या है 0, क्योंकि IJ के बराबर नहीं है। बट R13 है क्या एक्चुअल में, पहली रो है, और K3 की वैल्यू क्या है 6 है। सो R16 मतलब पहली रो में और छठे कॉलम में, तो यहाँ पर पांचवा एंट्री आएगा और छठा कॉलम यहाँ पर ये एंट्री भी क्या है 0। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये R16 की वैल्यू क्या है ये आ रही है। क्यों इसको 0 बना रहा है? क्योंकि हमें पता है कि इस रो के करस्पॉन्डिंग लीडिंग एंट्री यहाँ पर है थर्ड रो में, और थर्ड रो में जो लीडिंग एंट्री है वो 6 कॉलम में पड़ रही है। तो फिर 6 कॉलम में इस एंट्री को छोड़ के इसके ऊपर और इसके नीचे की सारी रोज सारे के सारे एंट्रीज क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, तो इसीलिए वो 0 बना रहा है। ठीक है, बाकी जो रह गई ये अपनी ऐसे रहेंगी 1 7, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इनमें हमें लीडिंग टर्म नहीं मिल रहा है। आप देखो कहीं पर लीडिंग टर्म मिला है इसमें, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो सीधा का सीधा, ये 5 1 हो जाएगा, ये 6 9 हो जाएगा, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखो इसमें भी कोई लीडिंग, इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग आपको कोई लीडिंग टर्म नहीं मिला, तो इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हो, ये -3 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर ये 6 जो है एज इट इज़ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये 2 यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। राइट, अब देखो बचा क्या रह गया, हमें ये 1 लाना है, ये 1 लाना है। ठीक है, यहाँ पर 1 लेके आना है और यहाँ पर 1 लेके आना है। तो यहाँ पर 1 कैसे आएगा, अब देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी हम पहली रो पर चल रहे थे, पहली रो के करस्पॉन्डिंग हमने इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया, तो देखो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0, उन सभी जिसमें लीडिंग टर्म मिल रहा है उसमें हर उस एंट्री को छोड़कर सारी के सारी एंट्रीज क्या है 0 है। ठीक है, तो अब दूसरी रो की अगर बात करें थोड़ी देर के लिए, तो दूसरी रो के बाद कैसे कर सकते हैं, आई की वैल्यू 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, R2 और स्टार्ट करते हैं फिर से K1 से, R2K1, तो R2K1 क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग Δ21, और Δ21 इज नथिंग बट 0 बिकॉज आई नॉट इक्वल टू J, बट एक्चुअली में R2K1 है क्या, R21K है R2 और K1 की वैल्यू कितनी है 2, तो R22, तो R22 की वैल्यू कितनी होगी 0। तो आप देखो R22 की वैल्यू आप 0 पहले ही बना चुके हो इसकी हेल्प से, इस वाली डेफिनेशन की, और ऑलरेडी फिर से बोल रहा है कि ये एंट्री 0 ही होनी चाहिए। ठीक है, R22, क्योंकि ये भी वही ट्राई कर रहा है कि जहाँ पर आपको लीडिंग एलिमेंट मिल गया तो उसके ऊपर और उसके नीचे सारी एंट्रीज को 0 बनाना है। इसी तरीके से अभी दूसरी रो में ही है RK2 करा, तो RK2 की वैल्यू क्या हो जाएगी Δ22, राइट, Δ22, और Δ22 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1, क्योंकि I इक्वल टू J है। पर R2K2 है क्या एक्चुअली में,
R2 और K2 की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि R मैट्रिक्स में 2 दूसरी रो और फोर्थ कॉलम पे जो एंट्री होगी वो कितनी होगी 1। तो दूसरी रो और फोर्थ कॉलम की जो एंट्री है वो 1। तो ये हमें अब देखो दूसरा लीडिंग टर्म मिल गया, राइट। इसी तरीके से अब इस एंट्री को, ये एंट्री क्या होनी चाहिए, सॉरी हाँ, अब यहाँ पर अगर थर्ड कॉलम में आप आओगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पीवट है, यहाँ पर पीवट एलिमेंट या लीडिंग एलिमेंट मिला। जो हम थर्ड रो की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा और ये सारी एंट्रीज 0 होंगी। तो देखना ये वाला एलिमेंट भी 0 आएगा। कैसे, R2K3 कर दिया तो क्या मिला, डेल्टा 2,3, डेल्टा 2,3 इज नथिंग बट 0। और R2K3 है क्या एक्चुअली में, R2 और K3 की वैल्यू कितनी है 6। तो यानी दूसरी रो और सिक्स्थ कॉलम में, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो दूसरी रो और सिक्स्थ कॉलम 1 2 3 4 5 6, ये एंट्री क्या होगी 0। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये एंट्री क्या है 0 है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब दूसरी रो की बात कर ली हमने, अब थर्ड रो की बात करते हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू फिर से स्टार्ट करते हैं। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, आई की वैल्यू हो जाएगी अब 3। ठीक है, सो अगर आई की वैल्यू 3 है तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे होगा, R3K1 से स्टार्ट करते हैं फिर से। तो क्या मिलेगा आपको, डेल्टा 3,1, डेल्टा 3,1 इज नथिंग बट 0। बट 3,1 एक्चुअली में है क्या, R3,2, 3,2। तो आप थर्ड रो ठीक है, थर्ड रो और दूसरा कॉलम, ये एंट्री 0 होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी इस वाली डेफिनेशन से, पहले वाले अगर डेफिनेशन ये वाला पॉइंट से हम ऑलरेडी 0 बना चुके हैं। उसके बाद देखो फिर क्या बोलेगा, R3K2 क्या हो जाएगा, डेल्टा 3,2 फिर से 0 होगा। बट 3,2 है क्या एक्चुअली में, 3K2, जो 3K2 है, K2 की वैल्यू कितनी है 4। तो R3 मतलब थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, सो 1 2 3 4, ये एंट्री क्या होनी चाहिए 0, जो कि आप इस डेफिनेशन की हेल्प से ऑलरेडी इसको 0 बना चुके हो। ठीक है, अब अगली बार देखो फिर से R3K3 की बात करें तो क्या मिलेगा, डेल्टा 3,3 इज नथिंग बट 1। ये कैसे लिख रहा हूँ, इसके हिसाब से कि ये I है, ये सॉरी यहाँ I है और ये J है, तो जो KJ का सफिक्स है J और जो RI में लगा है वो, सो डेल्टा IJ। ठीक है, सो डेल्टा 3,3 की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब डेल्टा 3,3 की वैल्यू 1 हो गई, पर एक्चुअली में R3K3 है क्या, R3 और K3 की वैल्यू कितनी थी 6। सो R3 6 मतलब थर्ड रो और सिक्स्थ कॉलम में एंट्री क्या होगी 1। तो आपको ये तीसरा पीवट भी आप देख सकते हो मिल गया। और बाकी जिन कॉलम्स में पीवट नहीं है, उनको आप एज इट इज़ लिख सकते हो, क्योंकि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये तभी बात कर रहा है जब जिस कॉलम के करस्पॉन्डिंग आपको पीवट मिल रहा है, जो रोज नॉन जीरो रोज है, और जिस कॉलम के करस्पॉन्डिंग पीवट मिल रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको सेम मैट्रिक्स मिल गई, जो मैट्रिक्स यहाँ पर थी वही मैट्रिक्स यहाँ पर मिल गई इस डेफिनेशन को अप्लाई करने पर। अब अगर एक ऑब्जर्वेशन अच्छा से करा जाए तो यहाँ पर आप देखो कि डेल्टा आई जे बोल रहा है, और आई भी 1 to R है और जे भी 1 to R है। तो एक तरीके से ये क्या बन रहा है, R क्रॉस R का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। बाकी सारी 0 होंगी, क्योंकि आई जब जे पर डायगोनल पर जे आई इक्वल टू जे होगा, बाकी हर जगह डायगोनल से ऊपर और डायगोनल से नीचे क्या होंगी 0 होंगी। तो ये जो डेल्टा आई जे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है, वो कहाँ पर मिलेगी आप देख सकते हो, वो उन कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग मिलेगी जिनमें आपको लीडिंग एलिमेंट या पीवट एलिमेंट है। तो पहला पीवट एलिमेंट आपको दूसरे कॉलम में मिला था, फिर दूसरा जो पीवट एलिमेंट आपको मिला वो फोर्थ कॉलम में मिला, और जो तीसरा पीवट एलिमेंट आपको मिला वो आपको सिक्स्थ कॉलम में मिला। तो अगर इन कॉलम्स को उठा लो, आप इन कॉलम्स को उठा लो और कहीं पर इस तरीके से रख दो 1 0 0, फिर क्या आएगा ये वाला 0 1 0 0 0 1। तो ये आपको क्या मिल रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते थे कि ये डेल्टा आई जे क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और ये डेल्टा आई जे ही इसको रो रिड्यूस्ड बना रहा है, जो अगर आपने रो रिड्यूस की डेफिनेशन पढ़ी है तो आपको समझ आ रहा होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। सो थैंक यू सो मच, and please if you like this video then like it and subscribe my channel and share to your all friends. So thank you so much.